हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सत्ता दल बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी निशाना साधते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि सबसे पहले केंद्र सरकार चुनाव कमीशन को तटस्थ बना दे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम के बदले पोस्टल बैलेट के जरिए चुनाव कराए जाएं। तो वहीं बीजेपी को खुद पता चल जाएगा कि 400 वोटों के बदले 4 वोट भी बीजेपी की झोली में नहीं आएंगे। चार सौ पार की बात कह रही है बीजेपी, तो कांग्रेस अध्यक्ष की बीजेपी को चुनौती भी दी है कि 400 पार को लेकर लगातार जो है वो बयान भी लगातार आ रहे हैं। आप खबर जो ये है वो देहरादून की है, जहां पर चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां अपनी तैयारियां मजबूत करने में जुटी है। तो वहीं दूसरी तरफ 400 पार की बात बीजेपी बार बार कह रही है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष को बीजेपी को चुनौती भी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 400 पार तो दूर की बात है, चुनावों की तैयारियों में पार्टियों की तैयारियां लगातार जारी हैं। तो वहीं कांग्रेस भवन से बयान भी सामने आया है। एक तो चुनाव कमीशन जो है उसको तटस्थ बना दीजिए और किसी का पिट्ठू ना हो। दूसरा, जो शंकाएं विपक्ष की हैं वो चुनाव कमिश्नर से मिलना चाहती, समय क्यों नहीं दे रहे हैं, और उनकी शंकाएं जो ईवीएम को लेकर उसको पूरा कर दो। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीतती है और ईवीएम में बीजेपी जीत जाती है, तो भाई हम चाहते हैं बैलेट से चुनाव हो और बीजेपी कर ले। पता चल जाएगा कि 400 से पार जा रहे हैं कि 4 से नीचे रह रहे, जैसे पहले 2 ही थे फिर से 2 हो जाएंगे जिस दिन चुनाव बिना गड़बड़ी के होगा। देखिए, ऐसा है, बुद्धि जब जिसकी गत में जाने वाली होती है तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है और मस्खरी करने लगता है। तो करण महाराज जी की तो आदत है मस्खरी करने की। लगता है वो न्यूज नहीं पढ़ते या कभी वोटर्स को नहीं देखते। तेलंगाना में ये कैसे जीत गए, वहां पर क्या स्टैंप था, जरा उनसे ये पूछा जाए। जिस जगह से तो ये जीत जाते हैं उस जगह एकदम सही हो जाता है ईवीएम। जिस जगह से हार जाते हैं तो स्टैंप पैड की व्यवस्था करवा देनी चाहिए। और सही मायने में भाजपा पूरी तरीके से तैयार थी इस तरीके के बयान के लिए कि 3 राज्यों में चुनाव में जीतने के बाद वो यही नारा लगाएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। तो इससे पहले जब राजस्थान में ये जीते थे, फिलहाल तेलंगाना में जीते हैं और कई राज्यों में इन्होंने जीत हासिल करी थी, तो वहां पर क्या स्टैंप पैड की व्यवस्था थी? करण महाराज जी, थोड़ा सा संज्ञान लेकर बात किया करिए। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़े दायित्व का बंदा होता है। वहां बैठकर चेयर पर ही आप मर्यादा नहीं मेंटेन कर रहे हैं, मस्खरी कर रहे हैं। इस तरीके की बयान देकर आप शोभा नहीं देता। और मुझे पता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन इस समय आपकी स्थिति वो हो गई है कि आप छाछ को भी उबाल कर पी रहे हैं कि उससे कहीं इन्फेक्शन पेट में ना हो जाए। तो थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, इस तरीके की बातें ना करें। मस्खरी करना आपको शोभा नहीं देता, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी बताया कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। तो साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी महीने उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं और वह कार्यकर्ताओं के साथ में बूथ स्तर पर मीटिंग भी करेंगे। और इसी महीने की 15 तारीख को वो उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ जरूरी टिप्स भी देंगी। और साथ ही आपको बता दें कि बैठकें भी करेंगी। मथुरा जोशी ने यह भी बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इसी महीने मणिपुर एवं इम्फाल के दौरे पर जाएंगे और वहीं से उत्तराखंड में होने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी है। देखिए, बहुत जल्दी ही कांग्रेस की प्रभारी महोदय भी उत्तराखंड आ रही हैं।
उसकी सूचना हम आपको 1-2 दिन के अंदर दे देंगे। संभवतया 15 जनवरी को माननीय प्रभारी महोदय का दौरा यहाँ का होगा। और एक खुशखबरी आपके लिए और है कि संभवतया इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड का दौरा करेंगे और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। तिथि के बारे में विचार विमर्श हो रहा है। माननीय अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी 13 और 14 तारीख में दिल्ली और इम्फाल में रहेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम फाइनल करके आएंगे। रियल में पोते के भी पोते हो गए, तुम कह रहे हो। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में अपने बड़े नेताओं की रैली के कार्यक्रम भी तय करने शुरू कर दिए हैं। आचार संहिता होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होने की तैयारियां जो हैं वो होती नजर आ रही हैं और साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री की 5 लोकसभा सीटों में जनसभा को लेकर समय भी मांगा गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरा प्रदेश भगवा रंग में रंग जाएगा। देवभूमि की जनता प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी के समर्थन में मतदान करे और इस परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हो। प्रधानमंत्री ने हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है। उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। जैसे जैसे राम नाम सुधाई गाँव भजन करो भाई। के खिलाफ आबकारी विभाग का होलोग्राम टेंडर है। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पे एक नीति निकाली थी भारत सरकार ने 30 जून 2022 को। वो नीति ये कहती है कि 100 माइक्रोन से कम अगर प्लास्टिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, यहाँ 150 करोड़ लेवल शराब की बोतलों पे सरकार ने एक टेंडर जारी किया है आबकारी विभाग ने। उसके खिलाफ हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दिए थे कि मोदी जी एक बात कह रहे हैं, आपका कार्यालय दूसरी बात कह रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज को मिले, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मिले, सबको मिले, किंतु कहीं पे इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो उसके बाद हमने पीएमओ में लिखा 23 दिसंबर को, उसका भी संज्ञान नहीं लिया। हमें सुनने में यह आया है कि ये टेंडर खोल दिया गया है, गतिमान है कार्य प्रक्रिया, हो सकता है अलॉट भी कर दिया जाए। 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र और राज्य सरकार की कई जन कल्याणकारी और आपको बता दें कि लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से चंपावत जिले के लोहाघाट में संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया गया। नगरपालिका लोहाघाट के सौजन्य से कैंप का आयोजन किया गया। लोहाघाट बस स्टेशन में आयोजित इस संकल्प कैंप में जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं की जानकारी स्टॉल के माध्यम से दी गई है, तो वहीं अब लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों के आवेदन को भी मौके पर जमा किए गए हैं और इस दौरान कैंप में कई योजनाओं का लाभ भी ले चुके लाभार्थियों द्वारा अपने अपने अनुभव को शेयर किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एसडीएम लोहाघाट और बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष मेहरा ने लोगों को मोदी सरकार की गारंटियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उनका लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सही कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विजन है, जो उनकी दूरगामी सोच है, इसमें क्या था
कि जो अभी तक कई चीजों से वंचित जो हमारी आम जनता थी, वो चाहे गैस का उज्ज्वला गैस कनेक्शन से हो, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से हो, वो चाहे शौचालय जो पहले स्वजल के माध्यम से बनाए जाते थे बीच में बंद हो गए, उसको जो सरकारी अमला है उन्होंने 100% दिखा के क्लोज कर दिया। इस विकसित संकल्प भारत यात्रा के दौरान जगह जगह हमारा रथ जाएगा, हमारे विभागीय सारे अधिकारी जाएंगे और ये चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, जो भी हमारी जनता के आम जो मोदी जी का एक विजन आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक नारा दिया था, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का विकास करना ही भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। अगर उसको आगे बढ़ाने का कोई काम कर रहा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उसके मद्देनजर आप देख रहे हैं कि उनकी जो योजना है वो कहीं न कहीं सकारात्मक रूप ले रही है। भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर क्षेत्र लोहाघाट में रोडवेज परिसर के पास में आज एक शिविर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न जो जन कल्याणकारी विभाग हैं उनके द्वारा अपने कैंप आयोजित किए गए हैं। उनके अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, अपने विभागीय जो योजना है उनकी जानकारी भी दी जा रही है और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अंत्योदय कार्ड वितरित किए गए हैं, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन वितरित किए गए हैं। नगर क्षेत्र में जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तो नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम इस जो संकल्प यात्रा है इसका एक उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं विभागों की जो जानकारियां हैं, जो भी सरकार के द्वारा बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके क्या पैरामीटर्स हैं इसका उनको जानकारी हो और उसके जानकारी के साथ में वो अपने अभिलेखों के सहित वो उस योजना का पूर्ण लाभ उठा सकें। यही हमारी संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। धन्यवाद। ग्राम जात जिंदी से आई हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज तक हम सारी महिलाएं जो है कि चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो मोदी जी के इस प्रयास से हमें उज्ज्वला गैस प्रदान हुई। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। बस समय बचेगा और हम जंगल जाने से बचेंगे और हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज मेरा अंत्योदय कार्ड बन पाया है। कई 2-3 सालों के संघर्ष करने के बाद मोदी सरकार के राज्य में मेरा अंत्योदय कार्ड बन पाया है और कई योजनाओं का लाभ मोदी सरकार ने हम लोगों को दिया है। मैं उसके लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी अभी मोदी सरकार पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मोदी, और 2000 रुपये किसान सम्मान निधि मिलती है उनकी बदौलत, और का आवाज मोदी जी की बदौलत आवाज भी मिला है मेरे को। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी का विकसित राज्य का सपना हमने साकार करना है। जी मोदी जी के शासन में बहुत ही बढ़िया शासन चल रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है। मोदी जी को प्रधानमंत्री में चुनना चाहूंगा 2024 में। नाम देव सिंह जी। पिताजी का नाम स्वर्गीय राजेश थापा। मुझे ये मोदी जी सरकार द्वारा क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि द्वारा 10,000 का लोन प्राप्त हुआ है, जो कि मेरे को आगामी 20,000 के लिए भी मैंने लोन अप्लाई कर रखा है, जो शीघ्र होने वाला है। मैं आभार जताता हूँ मोदी सरकार जी का, जिन्होंने हमें इतना लाभान्वित कराया। धन्यवाद। घर घर उज्ज्वला सबसे अधिक घर बने। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और जिसको लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कई कार्यक्रम भी कर रही है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले राज्य के मंदिरों में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और इसी को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनकी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और 22 जनवरी को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस दिन तमाम मंदिरों में कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जो भी हमारे मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, उनमें स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इसका
क्रम में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी जो अपने अधीनस्थ हमारे जितने भी मंदिर है उनमें स्वच्छता का कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। इसकी विस्तृत रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा, उस दौरान हमारे जितने भी मंदिर हैं उनमें भी हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इसके लिए हम विस्तृत रूपरेखा अभी तैयार कर रहे हैं, वो शीघ्र ही हम जारी भी कर देंगे। जनता पार्टी तो हर काम में इवेंट करती है, क्यों नहीं धार्मिक स्थलों में क्या और जगह भी स्वच्छता अभियान चल सकता है। अच्छी बात है, धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाएं, हर वर्ग के लोगों को वहां जाना चाहिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर आप किसी काम को राजनीतिक उद्देश्य से करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक छलावा होगा, दिखावा होगा और एक हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक बहुत ही ज्यादा हल्कापन मैं इसको मानता हूं। पूरा देश राम की भक्ति में मग्न है और देश का हर बच्चा जय श्री राम के नारे लगातार घूम रहा है और हर किसी व्यक्ति के दिल में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन की लालसा चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। 22 जनवरी को जहां पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और पूरा देश इसे एक त्योहार के तरीके मनाने की तैयारी भी कर रहा है, और वहीं रुद्रपुर में एक समाज सेवी और रुद्रपुर शहर की रामलीला में हनुमान का किरदार निभाने वाले सुशील गाभा पैदल की अयोध्या की ओर चल दिए हैं। ने बुलाया और मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। कोई कुछ योजना नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अकस्मात ही प्रभु का आशीर्वाद हुआ। सुबह मैं लगभग 4:30 बजे उठता हूँ, लेकिन आज नींद 3:30 बजे खुली और बैठे बैठे एक मन में सोचा कि यार आज दोपहर तक जो काम निपटा सको निपटाओ और दोपहर तक जो भी काम होगा सेकेंड हाफ में हमने रामलला की तरफ दौड़ पड़ना है, निकल पड़ना है। निकल पड़े हैं। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का बुलावा, इतनी अपार कृपा इस अभागे के ऊपर, इस निर्बल के ऊपर, इस कमजोर के ऊपर कि मुझे बुला लिया उत्तराखंड से प्रथम यात्री के रूप में। और क्या चाहिए भूपेश भाई, कुछ नहीं चाहिए, बस यही प्रभु राम की कृपा चाहिए। निकल पड़े हैं। प्रभु ने अपने दास को बुलाया है, मैं जाने वाला कौन, प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, बस प्रभु अपने आप अपने दर्शन कराएगा, ऐसे ही मुझे लगता है। जय जय। कोटद्वार के राजकीय बेस अस्पताल में पथरी के मरीज इलाज के अभाव में बड़े शहरों के लिए रेफर होने को मजबूर हैं। तो इसी वजह से आपको बता दें कि पथरी के इलाज में काम आने वाली लिथोट्रिप्सी मशीन है, जो कि यहां पर पिछले 5 साल से खराब पड़ी है। खराब मशीन भी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है और इसलिए पथरी के मरीज इलाज के अभाव में भटकने को मजबूर हो गए हैं। लिथोट्रिप्सी मशीन किडनी में छोटी पथरी को तरंगे के जरिए नष्ट करने के काम आती है। शुरुआती दौर में लिथोट्रिप्सी मशीन से यहां पर लोगों को काफी राहत भी मिली थी, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये मशीन खराब हो गई है और अस्पताल प्रशासन की यदि माने तो मशीन का मामला डीजी स्तर पर देखा जा रहा है। की प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबे समय से ही चल रही है, जब से आप प्रश्न उठा रहे हैं तब से इसका हल बन रहा है। लेकिन होता क्या है, वो सारी चीज कागजों से चलती है, तो इसकी फाइल भी काफ़ी मोटी हो चुकी है और सारी प्रक्रिया डीजी स्तर पे चल रही है। वहाँ से उन्होंने कंपनी को लिखा भी है कि वो आके उसको इंस्पेक्ट करे, देखे मशीन को। हमारे यहाँ भी लेटर आया कि हम अभी नहीं आ सकते हैं। इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वो भी जो इसके इंजीनियर हैं लिथोट्रिप्सी को देखेंगे, वो नहीं आ सकते। क्या उनका कारण है वो जाने। ये सारी प्रक्रिया जो है वो डीजी स्तर पे होनी है। हमारे यहाँ जैसे ही इसकी कोई वो होगी, कोई इसमें सुधारात्मक कोई कदम होगा या कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको तुरंत बताएंगे। अभी मरीजों को डिस्काउंट खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर लगातार पेराई सत्र के दौरान चर्चाओं में बनी रहने वाली बाजपुर की चीनी मिल एक बार फिर से किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि चीनी मिल सुबह से शाम तक बंद रही और इसको लेकर किसानों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला है
और कई किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली वापस घर ले जाने को लेकर मजबूर हो गए हैं और अपना गन्ना घर वापस लेकर आक्रोशित किसानों ने चीनी प्रबंधन के खिलाफ जो है वो जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान चीनी मिल के प्रबंधक हरबीर सिंह मौके पर मौजूद नहीं रहे। किसी तरह से मुख्य गन्ना अधिकारी ने मौके पर आकर किसानों को शांत कराया है। तो इन्होंने 1 घंटे का समय दिया, तो दोपहर में हम कोई तकनीकी खराबी आने के कारण 1 घंटे में हम चला देंगे। दोपहर से लेकर अब तक शाम के 5 बज चुके हैं। इन्होंने कोई दो तीन बार हमने जाके पूछा भी है, फिर कोई जवाब नहीं दे रहा है। न चीफ इंजीनियर दे रहा है, न सीसीओ कुछ बोल पा रहा है, नहीं जीएम साहब 10 मिनट का आश्वासन दे देते हैं, खाली हमको झूठा। रोज का नाटक इनका ऐसा ही है। काश्तकार लोग इतने परेशान है भाई साहब, 3 दिन में यहाँ से आदमी जा रहा है। ये कहना चाहेंगे कि साहब फैक्ट्री ने हमें कर दिया बहुत ज्यादा परेशान, तो अब वापस ही ले जाने का अब टाइम बचा है। अब क्या बचा है इसमें? कभी रोज ही 1 दिन हो जाए चलो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, हर रोज ही हो जाती है। सीसीओ से बात करते हैं, वो किसानों को तो दबा जाते हैं। किसानों से कहते हैं कि भाई ओवरलोड कम करो, तुम्हारा ये हो जाएगा। ये नहीं देखते कि फैक्ट्री की वजह से यहाँ जाम लगाता है। स्टार्ट भी हो गया प्रोग्राम और लगभग 1 घंटे में अभी ये बड़ी मिल चल जाएगी, छोटी मिल चल चुकी है। और ये समस्याएं पुरानी मिल है, चूंकि कब कहाँ समस्या आ जाए थोड़ा सा दिक्कत है कहना। तो चलती हुई चीज चलती रहती है, जब रुक जाती तो फिर और भी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी तरफ से हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है कि कम से कम समय में इनको दुरुस्त कर लिया जाए। परिवहन विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि सांप सीढ़ी के खेल के द्वारा जागरूक किया गया है। और परिवहन विभाग के अधिकारी शैलेश तिवारी ने इस गेम को काफी रोचक भी बनाया। इस सांप सीढ़ी के खेल में सांप काटेगा भी और सीढ़ी ऊपर भी चढ़ाएगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि हर स्टेप आपको यातायात नियमों की जानकारी देगा। इसके साथ ही उन नियमों के पालन करने के तरीके भी बताए गए। हर स्टेप पर अलग अलग बॉक्स में यातायात के नियमों की जानकारी दी गई है। और साथ ही आपको बताते चले कि नियम तोड़ने पर कानून, जुर्माने और सजा तक की जानकारी दी गई। हम लोगों ने प्रचार प्रसार का एक अलग तरीका भी इजाद किया है कि हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे ऑफिस में आए। हम बच्चों को आरटीओ ऑफिस देहरादून में इनवाइट करते हैं, पूरे कार्यालय का भ्रमण करवाते हैं। आज इसी रेफरेंस में हमारे यहाँ एमकेपी पीजी कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो यहाँ आई हैं। ये एनएसएस में भी एक्टिव है, पूरा एनएसएस का ग्रुप है। राष्ट्रीय सेवा योजना की जो लड़कियां हैं हमारे पास आई हैं। तो हमने एक बार पूरे ऑफिस का भ्रमण करवाया है। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस के बारे में बताया गया इनको, रजिस्ट्रेशन के बारे में, और भी परिवहन विभाग में क्या क्या काम होता है सब जगह इनका भ्रमण करवाया गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ सांप सीढ़ी का गेम भी खिलवाया इनको। सांप सीढ़ी के गेम में आपने देखा होगा काफी इंटरेस्टिंग वे में, इसमें रोड सेफ्टी के नियम को अगर फॉलो करते हैं तो सीढ़ी से हम ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अगर रोड सेफ्टी के नियम का हम लोग उल्लंघन करेंगे तो सांप काटेगा और हम लोग फिर नीचे आ जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम था और लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रतिभाग भी किया। हमने अवार्ड भी दिए हैं लोगों को, 1, 2, 3 का अवार्ड हमने दिया है, कंसोलेशन अवार्ड भी दिया है, साथ में सबको एक सर्टिफिकेट भी हम लोग बांट रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक एमकेपी कॉलेज में ही एक कॉम्पिटिशन करवाया था हम लोगों ने, पेंटिंग कॉम्पिटिशन। इसमें रोड सेफ्टी के जो पॉइंट्स दिए गए थे उसी के आधार पर उन्होंने पेंटिंग बनाया था और पेंटिंग में भी 1, 2, 3 हम लोगों ने डिसीजन लिया है और उनको अवार्ड भी। कई बार है कि गाड़ी एकदम सटी हुई चलती है, एकदम लगी हुई, वहां अगर आगे वाले ने नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से भगाने वाले 10,000 के इनामी को चमोली पुलिस ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये शातिर किस्म का आरोपी है और अभियुक्त तो पेंटर का काम करता है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है। कर्णप्रयाग के सीओ अमित कुमार सैनी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की और घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि थाना थराली क्षेत्र के ज्वेलर्स के घर में पेंटर का काम करने वाला शातिर उन्हीं की नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया है
और घर वालों ने पुलिस में इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर इनाम घोषित किया गया, जिसके बाद में पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र से नाबालिग की बरामदगी और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। संबंध में काफी 9 अगस्त 2022 को एक तहरीर आई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था उसकी नाबालिग लड़की कहीं चली गई है, तो उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था उसके यहाँ मोहित नाम का लड़का जो पेंटर का काम करता था, बिजनौर का रहने वाला था, उसकी लड़की को लेके चला गया है। तो इसमें काफी जगह दबिश दी गई थी, प्रयास किए गए थे, परंतु ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था और इसमें माननीय न्यायालय से NBW प्राप्त कर लिया गया था और 82 भी इसकी करवा दी गई थी। तो इसमें लगातार फरार होने के कारण अभियुक्त के ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। तो अभियुक्त को लगातार प्रयास करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है कठुआ जम्मू से और लड़की को बरामद कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और बाकी अग्रिम विवेचना इसमें जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Hey, look, I can